हेलो दोस्तों, आई एम प्रदीप कुमार। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइनिंग कि हम रिवेट कनेक्शन को कैसे डिज़ाइन करते हैं, और इसके साथ साथ हम इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर कर रहे हैं जिसमें हम अजम्पशन पढ़ेंगे कि रिवेट को डिज़ाइन करने से पहले हम क्या चीज़ अज्यूम कर रहे हैं। आफ्टर डैट हम यहाँ पर फेलियर ऑफ रिवेट जॉइंट्स पढ़ेंगे कि रिवेट्स जॉइंट किस तरीके से फेल हो सकता है, लोड आने पर वियरिंग फेलियर कैसे हो सकता है, टीयरिंग कैसे होता है, शेयरिंग कैसे होता है। आफ्टर डैट हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट या रिवेट जोड़ की सामर्थ्य। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, हमारा एजम्पशन है ना। एजम्पशन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हम रिवेट जॉइंट डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमने क्या माना है, रिवेट छिद्र को पूर्ण रूप से क्या कर देता है, फिल कर देता है या कम्प्लीटली भर देता है। हम फर्स्ट एजम्पशन ये मान के चलते हैं। सपोज डेट कोई प्लेट है, उसमें हमने छिद्र किया है, अगर उसमें कोई होल किया है हमने, सपोज डेट ये कोई प्लेट थी और हमने यहाँ पर कोई छिद्र किया है, तो हमने जो रिवेट इसमें डाला हुआ है हमने ये माना है कि वो कम्प्लीटली जो है रिवेट के द्वारा फिल हो जाता है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, कुल अक्षीय भार यानी जो टोटल लोड ऑफ द जो टोटल एक्सियल लोड है वो अवयव पर पड़ रहा है, जो कि डायरेक्टली किस पर आ रहा है, हमारे मेंबर्स पर आ रहा है और प्रत्येक रिवेट पर समान रूप से वितरित होता है। इट मीन्स कि ये आपके जितने भी रिवेट्स लगे होंगे, जितने भी नंबर्स ऑफ रिवेट लगे होंगे प्लेट में, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, वो सब पर क्या कर रहा है, समान रूप से भार अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट एजम्पशन, थर्ड एजम्पशन क्या है हमारा, अपरूपण शियर रिवेट के पूर्ण क्षेत्र पर समान रूप से वितरित होता है। हमने ये माना हुआ है कि जो हमारा शियर फोर्स है, जो शियर स्ट्रेस है, वो आपके क्या है, सभी रिवेट पर समान रूप से कार्य कर रही है। प्लेट्स में घर्षण नगण्य होता है। हमने जो प्लेट्स मानी हुई है, जोड़ी हुई है, जैसे कि आपने ये 2 प्लेट देख रखी हैं, हमने इनके बीच जो फ्रिक्शन माना हुआ है वो 0 माना हुआ है। नेक्स्ट हमने बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या मानी हुई है, नगण्य मानी हुई है, क्योंकि इसमें कोई बेंडिंग नहीं है। जो हमने रिवेट जॉइंट डिज़ाइन किया है उसमें कोई भी बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं है। आफ्टर डैट हम इसमें मान सकते हैं कि जो हमारा बियरिंग स्ट्रेस है, शियरिंग स्ट्रेस है, वो समान रूप से क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है किसी भी मेंबर्स पर, और जितने रिवेट नंबर ऑफ रिवेट लगे हैं वो सभी रिवेट्स पर क्या है, अपना समान रूप से क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आफ्टर डैट हम पढ़ेंगे रिवेट जोड़ का फेल हो जाना, फेलियर ऑफ रिवेट जॉइंट। अब रिवेट जॉइंट कैसे फेल होते हैं, तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर फेलियर ऑफ प्लेट्स। तो फेलियर ऑफ प्लेट्स, अब जब मेंबर्स हम जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे 2 प्लेट्स जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर 2 प्लेट्स को जोड़ा गया है। यहाँ पर हमने डबल शियर फेलियर दिखाया जिसमें हमने जो है वट जॉइंट के द्वारा 2 प्लेट को कवर, डबल कवर प्लेट के साथ क्या है, जॉइंट किया हुआ है। आफ्टर डैट हम यहाँ पर बात करते हैं फेलियर ऑफ प्लेट्स। प्लेट किस टाइप से फेल हो सकती है। अब प्लेट्स हमने दिखाया, प्लेट का अपरूपण अथवा धारण में टूट जाना, इट मीन्स बियरिंग फेलियर या शियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। इसमें होता क्या है, बेसिकली जब हम प्लेट्स में कोई रिवेट लगाते हैं तो क्या होता है, रिवेट की जब एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस कम होती है तो इससे क्या होता है, आपका जो एज डिस्टेंस है वहाँ से क्या हो जाती है, प्लेट थोड़ी सी क्या हो जाती है, फट जाती है, टूट जाती है, टीयरिंग हो जाती है। तो इससे कारण क्या होता है, रिवेट आपका वहाँ पर फेल हो जाता है। रिवेट जॉइंट आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, किसके कारण, प्लेट के फटने के कारण। नेक्स्ट आपका होता है क्रशिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। क्रशिंग फेलियर में क्या होता है, आपका जब रिवेट उसमें लगा होता है प्लेट में, तो क्या होगा, जब इस पर 2 फोर्स अप्लाई किए जाते हैं या फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो क्या होगा, ये टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, धीरे धीरे लीकेज यानी लूज होने लगेगा कनेक्शन हमारा, और लूज होते होते क्या, आपकी प्लेट की जो होल साइड है वो आपकी क्या होती है, धीरे धीरे घिसने लगती है, या वो आपकी क्या हो सकती है, क्रशिंग होने लगती है, और इसी कारण इसको कहा जाता है क्रशिंग फेलियर ऑफ द प्लेट्स। नेक्स्ट आपका होता है शियर फेलियर ऑफ प्लेट। शियर फेलियर ऑफ प्लेट में क्या होता है, जो आपका रिवेट लगा है इसमें क्या होगा, आपका इस रिवेट में शियर के कारण, क्योंकि तब 2 प्लेट्स हमारी क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर जब फ्रिक्शन या शियर स्ट्रेस डेवलप होती है तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों प्लेट्स क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर फिसलने की कोशिश करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो लोड आता है वो प्लेट्स पर आता है, और रिवेट अगर आपका प्लेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रेंथ का है तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी प्लेट्स के टूटने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं शियर फेलियर ऑफ द प्लेट्स। नेक्स्ट है प्लेट का तनन में विफल हो जाना या टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स। टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स में हम क्या करते हैं,
टेंशन फेलियर में क्या होता है, सपोज दैट यहाँ पर ये रिवेट लगा हुआ है, तो इस रिवेट, जहाँ पर ये रिवेट लाइन आ रही है हमारी, ये प्लेट्स क्या होती है, यहीं से क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है वहीं पर से, जहाँ पर हमारे रिवेट लाइन लगी होती है, जहाँ पर नंबर्स ऑफ रिवेट लगे होते हैं। कभी कभी प्लेट हमारी वहाँ से ही क्या हो जाती है, डायरेक्टली विफल हो जाती है या टूट जाती है, और इसी को हम बोलते हैं प्लेट का टेंशन फेलियर या प्लेट का तनन में विफल हो जाना। क्लियर है, आई होप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर फेलियर ऑफ रिवेट। अब रिवेट किस तरीके से फेल हो सकता है, भाई हमने प्लेट का फेलियर देख लिया कि प्लेट हम किस तरीके से टूट सकती है, प्लेट किस तरीके से घिस सकती है, प्लेट का जो शियर फेलियर किस तरीके से होता है, प्लेट के कारण ही हमारा क्या होता है, टेंशन फेलियर प्लेट में कैसे होता है। ऐसे ही क्या होता है आपका रिवेट में भी होता है। ये कब होता है, जब रिवेट की सामर्थ्य प्लेट की सामर्थ्य से कम होती है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, रिवेट फेलियर हो जाता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिवेट फेलियर की, तो इसमें हम पढ़ते हैं पहला शियर फेलियर ऑफ रिवेट यानी अपरूपण फेलियर ऑफ रिवेट। अब इसमें क्या होता है, सपोज डैट हमने लैप जॉइंट लगाया हुआ है, फर्स्ट फिगर आप देखेंगे, फर्स्ट डायग्राम में हमने यहाँ पर क्या किया है, लैप जॉइंट किया हुआ है। अब लैप जॉइंट के कारण यहाँ पर जब हमारे दो अपोजिट फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहे होते हैं, सपोज डैट हमने ये कोई रिवेट लगाया था, जो आपका ये रिवेट है ना। अब जैसे ही इसमें हमारा शियर डेवलप हुआ, तो क्या हुआ, रिवेट आपके दो भाग में टूट गया और प्लेट्स आपकी इस तरीके से खिसक गई। इस कारण क्या है, आपका रिवेट जो होता है वो टूट जाता है कम्प्लीटली इसमें, और इसी को हम बोलते हैं शियर फेलियर ऑफ प्लेट्स। लैप जॉइंट है आपका, सिंगल प्लेन ऑफ शियर है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलेंगे सिंगल शियर फेलियर। नेक्स्ट हम बात करें बट जॉइंट की। बट जॉइंट में हम क्या करते हैं, जब दो प्लेट को किनारे से किनारा हटाकर क्या करते हैं, डबल कवर प्लेट की सहायता से जोड़ा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डबल शियर फेलियर या डबल कवर प्लेट्स बट जॉइंट भी उसको हम बोलते हैं। तो बट जॉइंट में होता क्या है, जब हम दो प्लेट को एंड टू एंड, जैसे कि ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, एंड टू एंड करके यहाँ पर कवर प्लेट लगा के दोनों तरफ या वन साइडेड कवर प्लेट लगाकर हम उसको जोड़ देते हैं, रिवेटिंग कर देते हैं। अगर हम एक साइड कवर प्लेट लगा रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो जॉइंट कहलाएगा वो सिंगल कवर बट जॉइंट कहलाएगा। अगर हम बोथ साइड, दोनों प्लेट के बोथ साइड हम डबल प्लेट लगा रहे हैं, जैसे कि इसमें लगाया हुआ है ना, अगर हम ये वाली प्लेट लगा रहे हैं और यहीं पर रिवेटिंग कर रहे हैं, तो हम सिंगल कवर बट जॉइंट बोलेंगे। अगर हम बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, प्लेट जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों साइड कवर प्लेट लगाकर रिवेटिंग कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है नहीं, तो हमने यहाँ पर डबल कवर बट जॉइंट दिखाया है, जिसमें हमने दिखाया बट डबल शियर फेलियर, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ शियर प्लेट कितने हो रहे हैं, दो। जैसे कि आपका ये मेन प्लेट्स था, यहाँ पर ये मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है, मुख्य प्लेट है ना, या मुख्य प्लेट हम इसको बोल सकते हैं। अब इस मेन प्लेट के दोनों तरफ, अभी दोनों प्लेट हमारी यहाँ पर जोड़ी गई हैं, एंड टू एंड हटाकर जोड़ी गई हैं, और इसके ऊपर हमने क्या किया है, ये कवर प्लेट्स लगाई हैं। ये भी क्या है, आपकी कवर प्लेट्स लगाई गई है। ठीक है नहीं, जब हम बोथ साइड अगर कवर प्लेट्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शियर प्लेन क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना हो जाएंगे, दो, क्योंकि यहाँ पर प्लेट किसके अबाउट खिसक सकती है, फर्स्ट इस कवर प्लेट के अबाउट यहाँ पर फिसल सकती है, फ्रिक्शन हो सकता है इसमें, जब शियर डेवलप हो सकता है। और सेकंड हमने जो दूसरी कवर प्लेट लगाई है, यहाँ पर भी क्या हो सकता है, शियर डेवलप हो सकता है, शियर फेलियर हो सकता है, और इसी कारण यहाँ पर बन जाते हैं हमारे नंबर ऑफ शियर प्लेन दो। तो नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना हो जाएंगे, यहाँ पर दो, और इसी कारण इसको हम बोलते हैं डबल शियर फेलियर, और यहीं पर आपके नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना हो जाएंगे, दो। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट यानी धारण विफलता। धारण विफलता भी इसको बोलते हैं, और धारण को हम हिंदी में बोलते हैं खिंचाव होना। यानी जब हम किसी भी मेंबर्स को या उसको खींच रहे हैं, तो खींचने के बाद क्या होता है, अगर हम कोई स्पेसिमेन, जैसे कि हमने बताया माइल्ड स्टील का स्ट्रेस डायग्राम, जैसे कि हम दो अपोजिट फोर्सेस को टेंशन फेलियर कराना चाह रहे हैं, तो क्या होता है, जब उसकी लिमिट से ज़्यादा उस पर लोड अप्लाई कर दिया जाता है, टेंशन फोर्स लगाया जाएगा, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होता है, रिवेट क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी बीच में से क्या होगी, वो जो थिकनेस है वो कम होने लगेगी, और थिकनेस कम होने के साथ साथ उसमें क्या हो जाएगी, बेंडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट यानी खिंचाव फेलियर या खिंचाव विफलता भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट। रिवेट जोड़ की सामर्थ्य हम चार टाइप से निकाल सकते हैं, इसके फॉर्मूले भी हम वन बाई वन अभी लिखेंगे। फर्स्ट क्या है आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, है ना। फर्स्ट कौन सी निकालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स, प्लेट की तनन सामर्थ्य निकालते हैं पहला। दूसरा हम निकालते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट यानी रिवेट की अपरूपण सामर्थ्य हम निकालते हैं यहाँ पर। और थर्ड हम निकालते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट यानी धारण सामर्थ्य ऑफ रिवेट हम यहाँ पर निकालते हैं। रिवेट की धारण सामर्थ्य हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम निकालते हैं सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ
जो पर पिच निकाली जाती है, पर पिच हम इसको निकालते हैं, ठीक है नहीं, या स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ हम इसको निकालते हैं, पर यूनिट लंबाई हम इसको निकालते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ की रिवेट्स की जो स्ट्रेंथ हम निकाल रहे हैं उसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। आफ्टर डैट इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा कि हमने फॉर्मूले सारे लिख लिए हैं, है ना, सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट, है ना। आफ्टर डैट हम फर्स्ट जॉइंट की जो स्ट्रेंथ निकालते हैं, फर्स्ट निकालते हैं प्लेट की तनन सामर्थ्य। प्लेट की तनन सामर्थ्य का फॉर्मूला जो होता है PT = P - DS इंटू टी इंटू FT, ठीक है नहीं। ये फॉर्मूला होता है जनरल, जो हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, चाहे रिवेट का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये फॉर्मूले आपको याद ही करने हैं, ठीक है नहीं। ये आपके 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, है ना, और इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ हम निकालते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दी प्लेट्स, है ना, या प्लेट की तनन सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या होता है, PT = P - DS इंटू T इंटू FT। यहाँ पर क्या होता है, PT क्या होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, है ना, और P आपका जो है ये आपका जो P है ये आपका स्मॉल p है, ठीक है भाई। ये क्या है आपका स्मॉल p इट मीन्स ये क्या है हमारा पिच है। और पिच मैंने आपको कल बताया था कि पिच क्या होता है आपका, इट इज़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रिवेट्स पैरेलल टू द फोर्स, ठीक है नहीं। तो किन्हीं दो रिवेट की केंद्र से केंद्र की दूरी होती है जो बल के समानांतर लगे हों, ठीक है नहीं। नेक्स्ट DH क्या है हमारा, होल डायमीटर है, यानी छिद्र का व्यास है जो mm में होता है। T हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट है, जो भी ये भी क्या होती है हमारी mm में गिवन होगी आपको, क्योंकि कनेक्शन आपको प्लेट में ही करना है। FT क्या है आपका परम्यूचुअल टेंसाइल स्ट्रेस है, जिसको मेगापास्कल ×10⁻² में वैल्यू दे देता है, और इसको हम बोलते हैं अनुज्ञेय तनन प्रतिबल भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका होता है रिवेट। तो रिवेट में रिवेट की हम निकालते हैं पहला शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का हम निकालते हैं कि शियर एरिया ऑफ द रिवेट इंटू शियर स्ट्रेस इंटू नंबर ऑफ शियर प्लेन इंटू नंबर ऑफ रिवेट्स अलॉन्ग विद रिवेट लाइन, ठीक है नहीं, कितने नंबर्स ऑफ रिवेट यहाँ पर लगे हैं। तो PS = π/4 DH² इंटू πFS इंटू N इंटू N, जहाँ पर मैंने DH आपका होल डायमीटर है, ठीक है नहीं, FS आपका शियर स्ट्रेस है, परम्यूचुअल शियर स्ट्रेस, N आपका नंबर ऑफ शियर प्लेन है, और स्मॉल n आपका क्या है, एक रिवेट रेखा पर लगे रिवेटों की संख्या है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ हम निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप में बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट में हम फर्स्टली क्या निकालते हैं, PV की वैल्यू निकालते हैं। PV की वैल्यू इसमें क्या होती है बियरिंग में, DH इंटू टी, यानी धारण क्षेत्रफल कितना होगा, कितनी एरिया में आपका बियरिंग लग रहा होगा, D इंटू H इतने एरिया में लग रहा होगा, इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, बियरिंग स्ट्रेस FV, और N स्मॉल n क्या है यहाँ पर, रिवेट रेखा पर लगे कुल रिवेटों की संख्या है, ठीक है नहीं। ऐसे ही फोर्थ निकालते हैं। फोर्थ अब निकालते हैं ठोस प्लेट की सामर्थ्य, क्योंकि हम प्लेट में जब रिवेटिंग कर रहे हैं तो रिवेटिंग के दौरान जब हम नंबर ऑफ रिवेट लगाते हैं तो उसमें कई सारे छिद्र किए जाते हैं। छिद्र के दौरान क्या होता है, कभी कभी जब छिद्र करते हैं प्लेट में तो उसकी जो एरिया होती है प्लेट की वो कम हो जाती है, और जहाँ पर एरिया कम हो जाती है प्लेट की तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है प्लेट की वो कमज़ोर हो जाती है, यानी सामर्थ्य उसकी वहाँ पर कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ठोस प्लेट की सामर्थ्य भी हम निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पर पिच लेंथ हम इसको निकालते हैं कि कितनी लेंथ पर हमने जो रिवेटिंग की है, ठीक है, तो इसलिए पर पिच हम इसको लेते हैं। जहाँ पर PPS क्या है आपका ठोस प्लेट की सामर्थ्य है, और P आपका पिच है, T आपका थिकनेस ऑफ प्लेट है, कितने mm की हमने प्लेट लगाई है, और FT आपका क्या है परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस है। T की वैल्यू, अब यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों के थिकनेस, तो थिकनेस कौन सी प्लेट के लिए, सपोज डेट आपको दो प्लेट की थिकनेस दे दी कि एक प्लेट तो आपकी है 10 mm की और दूसरी प्लेट की थिकनेस है 12 mm। अब ये दो थिकनेस हमारी दी हुई है, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी कि हमें कौन सी थिकनेस हमें रखनी थी 10 mm या 12 mm। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हमारी प्लेट 10 mm की होगी वो सबसे पहले वही फेल होती है, क्योंकि उसकी थिकनेस क्या है कम होगी, तो सबसे पहले वही फेल होगी।
और इसलिए हम यहाँ पर मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो मिनिमम वाली स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, हम निकालेंगे, ठीक है नहीं। और मिनिमम से ही क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर मिनिमम थिकनेस लेके चलेंगे 10 mm, यहाँ पर 12 mm नहीं ली जाएगी, आप यहाँ पर लेंगे 10 mm की थिकनेस, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर निकालते हैं रिवेट मान, यानी रिवेट वैल्यू क्या होती है। रिवेट वैल्यू क्या होती है, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालते हैं तो रिवेट में आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालते हैं और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालते हैं। तो उस केस में हमारी जो भी स्ट्रेंथ कम होगी, चाहे वो शेयरिंग यानी अपरूपण में हो या कर्तन में हो, तो कर्तन स्ट्रेंथ या धारण स्ट्रेंथ, धारण सामर्थ्य, कर्तन सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य में, दोनों सामर्थ्य में जो भी वैल्यूज़ हमारी कम होगी, चाहे वो शियर स्ट्रेंथ हो चाहे वो आपकी बियरिंग स्ट्रेंथ, तो इन दोनों में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और आपकी जोन सी वैल्यू आपकी कम होगी उसी को हम क्या मान लेते हैं, रिवेट वैल्यू मान लेते हैं, यानी रिवेट मान मान लेते हैं। और रिवेट मान हम किस लिए मानते हैं, ताकि हम नंबर ऑफ रिवेट निकाल सकें। जब हम लोड दिया होता है, सपोज डेट आपको क्वेश्चन में लोड दे दिया कि किसी कनेक्शन को डिजाइन करें जिस पर आपका जो है 120 किलोमीटर का लोड आ रहा है, उसको आप डिजाइन करें, है ना। प्लेट की थिकनेस दे देगा आपको, है ना। और टाइप्स ऑफ जॉइंट दे देगा, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, है ना। आफ्टर डैट हम क्या करते हैं, इसमें पीएस और पीवी में से दोनों जो स्ट्रेंथ कम आएगी उसकी हम ले लेते हैं और जोड़ की सामर्थ्य हम निकालते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, है ना। तो जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है या जोड़ की सामर्थ्य कौन सी आएगी, जो हमारी 1 टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, सेकंड रिवेट की कर्तन सामर्थ्य, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट और रिवेट की धारण सामर्थ्य, इन तीनों में जिसकी भी वैल्यू सबसे कम होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, जोड़ की सामर्थ्य कहलाएगी, ठीक है, ठोस प्लेट की सामर्थ्य को छोड़कर। अब हम निकालते हैं जोड़ की दक्षता यानी एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट हम इसलिए निकालते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारा जो जॉइंट हमने जो डिज़ाइन किया है वो कितना एफिशिएंट है, कितना सुरक्षित है, कितने % वो क्या है अपना ले रहा है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जोड़ की दक्षता यानी एफिशिएंसी निकालेंगे, उसकी कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता के लिए हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ईटा से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ये परसेंटेज में निकल के आता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिवेट की सामर्थ्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिवेट जोड़ की सामर्थ्य यानी पीएस, पीवी और पीटी में जो भी वैल्यूज कम होगी उसको रखेंगे, डिवाइड बाई ठोस प्लेट की सामर्थ्य यानी जो हमने निकाली है पीपीएस, सफिक्स में पीएस है, हमने जो निकाली इसको डिवाइड करेंगे, इंटू मल्टीप्लाइड करनी है 100 से, ताकि हम उसको परसेंटेज में क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। और इसी से आपकी निकल के जाती है एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी छात्र को या किसी भी मेरे प्यारे बंधु भाई को कहीं दिक्कत है ना, यहाँ तक कहीं दिक्कत है तो आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल सिविल 84 पर मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है और आपका यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है ना। तो टेक्निकल सिविल 84 पर आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आप वहाँ पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर क्या करूँगा, PDFs जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, आप वहीं से आप डाउनलोड कर लेना हैंड रिटन नोट्स, ठीक है नहीं। तो आगे बढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, है ना। यहाँ तक कोई किसी का डाउट, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, यानी स्पेसिफिकेशंस यानी हम होल डायमीटर कितना लेते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी ले सकते हैं, पिच मैक्सिमम और मिनिमम कितनी ले सकते हैं, एज डिस्टेंस हम मिनिमम मैक्सिमम कितनी लेते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, अब स्पेसिफिकेशन पर चलते हैं, ठीक है गाइस। जैसा कि हमने स्पेसिफिकेशन की बात की थी, है ना, तो हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं इसके भी। अब हम बात करते हैं रिवेट जोड़ की विशिष्टता यानी स्पेसिफिकेशन ऑफ रिवेट जॉइंट। अब इस रिवेट जॉइंट को डिज़ाइन करने से पहले हम क्या क्या चीज़ क्या करते हैं, माइंड में लेके चलते हैं, यानी हमारे माइंड मेकअप कैसे किया जाएगा, ठीक है नहीं। तो हम बात करते हैं रिवेट का व्यास। रिवेट का व्यास अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम यहाँ पर अनविन फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 6.05 स्क्वायर रूट ऑफ टी। इस फॉर्मूले से हम अनविन फॉर्मूले से रिवेट का व्यास निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में हमारा गिवन नहीं है और प्लेट की थिकनेस आपकी गिवन है तो आपको वहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल लेना है, ठीक है नहीं। यहाँ से स्मॉल टी क्या है, आपका थिकनेस ऑफ द प्लेट है। अब थिकनेस ऑफ प्लेट्स, सपोज डैट हम यहाँ पर 2 प्लेट की बात कर रहे हैं, एक हमारी 10 mm की है, एक हमारी 12 mm की है, 2 प्लेट्स की थिकनेस देगा। तो हम यहाँ पर जो मिनिमम वाली थिकनेस होगी उसी को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ना कि इस वाली को, ठीक है नहीं। तो थिकनेस हमारी प्लेट की कौन सी होगी, मिनिमम वाली। रिवेट का सकल व्यास, होल डायमीटर ऑफ रिवेट,
इस कंडीशन के लिए हम जो होल डायमीटर ऑफ रिवेट की बात कर रहे थे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर रिवेट का व्यास हमारा 25 mm से कम है तो हमारा होल डायमीटर कितना हो जाएगा, 1.5 mm ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे। अगर रिवेट का व्यास 25 mm से ज़्यादा है तो हम वहाँ पर 2 mm को ज़्यादा कंसिडर करेंगे, यानी डी एस की कितना हो जाएगा, d+2 mm, यानी 2 mm ज़्यादा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। रिवेट का अंतराल पिच की बात करते हैं तो मिनिमम पिच मैंने आपको कल बताई थी 2.5 इंटू डी एच होता है, यानी 2.5 टाइम्स ऑफ द होल डायमीटर होता है। और मैक्सिमम पिच की हम बात करें या संपीड़न अवयव के लिए बात करें, मैक्सिमम यानी अधिकतम अंतराल की हम बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पिच या अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, संपीड़न मेंबर यानी कंप्रेशन मेंबर या संपीड़न अवयव के लिए क्या हो सकता है। और संपीड़न अवयव होते क्या है बेसिकली, जैसे कि आपका कोई कॉलम है ना, कोई कॉलम बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, या आप ट्रांसमिशन लाइन बना रहे हैं, तो इस टाइप की जो आपके स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे, आपके कंप्रेसिव या कंप्रेशन मेंबर, जो जिस पे आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो, ठीक है नहीं। तो कॉलम्स जनरली हमारी किस में आते हैं, कंप्रेसिव या कंप्रेशन मेंबर में आते हैं, जिसको हम संपीड़न अवयव बोलते हैं। तो कॉलम के लिए हम बात कर रहे हैं पी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम अंतराल या अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, 12T और 200 mm। इसमें जो भी कम होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पिच हो जाएगी, किसके लिए, संपीड़न अवयव के लिए। फोर टेंशन मेंबर की बात कर रहे हैं, तनन अवयव की बात कर रहे हैं। अब तनन अवयव कौन कौन से होते हैं, तनन अवयव में हमारे आते हैं बीम, ठीक है जी। तो जो बीम है हमारा, स्टड्स है, ये कौन सी इसमें आते हैं, हमारे टेंशन मेंबर में आते हैं। और इसमें हम मैक्सिमम अंतराल कितना लेते हैं, 16 टाइम 16T और 200 mm, है ना, यानी 16 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ द प्लेट और 200 mm। इसमें जो भी कम आएगा वही क्या कहलाएगी, हमारी थिकनेस ऑफ, या यही क्या कहलाएगी हमारी, जो भी इसमें कम वैल्यू आएगी, चाहे 16 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट्स आपका मैक्सिमम पिच आ रहा है या 200 mm आ रहा है, इन दोनों में जो भी हमारा कम होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा मैक्सिमम पिच कहलाएगी, यानी अधिकतम अंतराल रहेगा रिवेट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है नहीं। और पिच होती क्या है बेसिकली, ये केंद्र से केंद्र की दूरी होती है एक रिवेट रेखा पर जो बल के समानांतर हो, ठीक है नहीं। तो पिच हमारी मैक्सिमम कंप्रेशन और टेंशन के लिए हमने ये दोनों कंडीशन लिखी हुई है। कंप्रेशन के लिए 12 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट्स और 200 mm, इसमें जो भी कम आएगा उसकी वैल्यू। और टी मैक्सिमम 16 टाइम और 200, इसमें जो भी कम आएगा वो आपकी टेंशन के लिए हो जाएगी। अगर हम बात करें टैकिंग ऑफ रिवेट की बात करें, तो टैकिंग ऑफ रिवेट्स होता क्या है बेसिकली, जब हम किसी भी मेंबर्स के दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एंगल सेक्शन लगा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना दूँ, ये कोई प्लेट्स है, ये कोई गसट प्लेट हमने बनाई, अब ये कोई गसट प्लेट है, इस गसट प्लेट में अगर मैं यहाँ पर दो एंगल सेक्शन को जोड़ दूँ, दो एंगल सेक्शन को दोनों बोथ साइड या कर दूँ, मैं रिवेट यहाँ पर लगा दूँ, है ना, यहाँ पर रिवेटिंग कर दूँ दोनों साइड, तो ये क्या कहलाएगा, टैकिंग ऑफ रिवेट कहलाएगा, बोथ साइड, ठीक है नहीं। ये आपका बैक टू बैक भी हो सकता है और फ्रंट टू फ्रंट भी हम इसको लगा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टैकिंग ऑफ रिवेट। तो टैकिंग ऑफ रिवेट के लिए हमारी जो कंडीशन होती है, मैक्सिमम जो अधिकतम जो पिच होती है वो कितनी होती है, 32 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ द प्लेट्स या मेंबर्स और 300 mm। इसमें जो भी कम आएगी वही क्या कहलाएगी, हमारी मैक्सिमम पिच कहलाएगी, या अधिकतम अंतराल रहेगा दो रिवेट के बीच, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और बट जॉइंट अगर हम लगा रहे हैं, सपोज डैट हम बट जॉइंट यूज कर रहे हैं, तो बट जॉइंट अगर हम कंप्रेशन मेंबर में लगा रहे हैं तो उसके लिए हमारी मैक्सिमम पिच किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4.5 इंटू डायमीटर ऑफ होल डायमीटर ऑफ वेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्रेशन मेंबर में ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बट वेल्ड को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए जो मैक्सिमम अंतराल जो होगा, अधिकतम जो अंतराल होगा दो रिवेट के बीच, वो हमारा 4 टाइम्स ऑफ होल डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है जी। किनारा दूरी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किनारा दूरी यानी एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस होता है क्या है बेसिकली, है ना, जैसे कि हमने ये लगाया है, रिवेट लगाए हैं यहाँ पर, है ना, आपको जनरल दिखाई दे रहा होगा। तो इस एज से, इस किनारे से, इस एंगल के किनारे से जो डिस्टेंस आपका आ रहा है सेंटर तक, है ना, तो यही क्या कहलाता है, एज डिस्टेंस कहलाता है। तो किनारा दूरी कितनी होनी चाहिए हमारी, मिनिमम 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ होल डायमीटर की कितने टाइम होनी चाहिए, 1.5 टाइम्स। और मैक्सिमम के लिए हमारा कितना, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द मेंबर्स प्लस 37 mm, इसमें हम ऐड कर देंगे तो आपका ई मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। और ई मैक्सिमम से ज़्यादा हमारी वैल्यू एज डिस्टेंस की नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच हम वैल्यू लेते हैं ऑलवेज, ठीक है ना। परमिजिबल स्ट्रेस इन रिवेट, अब हम बात कर रहे हैं अनुज्ञेय
प्रतिबल की कि रिवेट में अनुज्ञेय प्रतिबल कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके 3 प्रतिबल हमने बात की है। पहला है हमारा परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस यानी अनुज्ञेय तनन प्रतिबल जो न्यूटन में स्क्वायर में लेते हैं। दूसरा स्ट्रेस हम निकालते हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल। और थर्ड जो हम प्रतिबल लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, अनुज्ञेय धारण प्रतिबल। ठीक है नी, ये जो हम बोलते हैं बियरिंग या इसको हम खिंचाव भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमारी कंडीशन लिखी हुई है, अगर पावर ड्रीवन मीन्स यानी जो उपकरण से यानी मशीनों के द्वारा हम रिवेटिंग कर रहे हैं, है ना, यानी जो जिसमें पावर सप्लाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉफ्ट रिवेट का मतलब होता है अगर हम इंडस्ट्रीज़ में, है ना, इंडस्ट्रीज़ में रिवेटिंग कर रहे हैं, मेंबर्स को बना रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री में बैठ के किसी प्लेटफॉर्म पर उसको बना रहे हैं मशीनों के द्वारा, अगर हम मशीनों के द्वारा सॉफ्ट रिवेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो 100% वहाँ पर कंसिडर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो होती है ह्यूमन एरर 0 होती है और मशीनों के द्वारा जो रिवेटिंग की जाती है वो आपकी एक्यूरेसी के साथ की जाती है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेंथ रहेगी तीनों वो आपकी 100% कंसिडर की जाएगी। जैसे कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हमारा 100 न्यूटन पर स्क्वायर रहेगा, परमिसिबल शियर स्ट्रेस हमारा 100 न्यूटन पर स्क्वायर रहेगा और परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस भी आपका 300 न्यूटन पर स्क्वायर रहेगा। अब हम बात करते हैं फील्ड रिवेट। जैसे ही हम फील्ड रिवेट की बात करते हैं तो फील्ड रिवेट का मतलब होता है कि जब हम किसी फील्ड में जाकर रिवेटिंग कर रहे हैं लेकिन वो मशीनों के द्वारा ही की जा रही है, यानी ऑन साइट हम जब वर्क करते हैं, ऑन साइट हम जब रिवेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारी स्ट्रेंथ होगी, परमिसिबल स्ट्रेस जो होगी वो आपकी 10% उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं, ताकि जो हमारी एरर्स आई होंगी, है ना, उसको हम 10% क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं उसकी सामर्थ्य को। ऐसी हम बात करते हैं हैंड ड्रीवन, यानी जब हम हाथों के द्वारा या हस्तचालित किसी उपकरण के द्वारा को रिवेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम 20% जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेस इसकी वो हमारी कम अज्यूम करते हैं, ताकि हमारा मेंबर्स या जॉइंट जो है वो सुरक्षित रहे। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, है ना। और कंटेंट बिल्कुल आपको एग्जाम पर्पज़ से ही दिया जा रहा है यहाँ पर, है ना। अगर किसी भी छात्र को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है नी। और जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा। आपके नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके इसमें नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है और बने रहिए आप वीडियो में। आगे हम डिज़ाइनिंग क्वेश्चन करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें चैनल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं वही कंटेंट बना रहा हूँ जो आपका BPBT एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है नी। आप इस चैनल पर बने रहेंगे, वीडियोज़ के माध्यम से बने रहेंगे तो आपको सारी डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस में आपको 1 बाय 1 जो है बताता चलूँगा, ठीक है नी। अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है रिवेट कनेक्शन का ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रही होगी क्वेश्चंस, कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कंटेंट की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही होगी। तो बने रहिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। और अपने पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। थैंक यू।